हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पाइथन के एक और फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ओपन सोर्स टर्म जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पाइथन का एक और फीचर डिस्कस करेंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम ये पढ़ते आते हैं या हमने ये सुना है कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक्चुअल में ये टर्म हाई लेवल है क्या? तो आज के इस सेशन में हम इस टर्म हाई लेवल को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही वाइडर टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है। मतलब जो भी लैंग्वेज इस कैटेगरी में आती है उसके अंदर में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की स्पेसिफिकेशन है। जैसे आप मोबाइल खरीद रहे हैं, अगर मैंने बोल दिया स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन बोलने का मतलब आप क्या क्या समझेंगे कि इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टर्म यूज़ किया पंखा, फैन, तो आपके दिमाग में पहले से आपके दिमाग में पिक्चर क्या क्रिएट होगी कि उसके विंग्स होंगे, वो गोल गोल घूमता होगा, वो हवा देता होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो रूफ माउंट हो या वॉल माउंट हो या स्टैंड पे हो, ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके जो कॉमन फीचर्स हैं वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि कोई लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका मतलब उसके जो फीचर्स हैं, उसका डिबगिंग, उसका एक्सप्रेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उसका इंटरफेस, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो जो जो चीज़ें उस कैटेगरी में आती होंगी आप आराम से पता लगा सकते हैं कि अगर ये हाई लेवल है मतलब इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं सबका आपको टाइमलाइन यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आपको जो टॉपिक समझना होगा आप डायरेक्ट उस पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस टर्म हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं अपने इस डायग्राम पे। किसी भी मशीन का जो कोर होता है वो उसका हार्डवेयर होता है। ये जो हार्डवेयर है ये सराउंडेड है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, हम समझेंगे इस टर्म लो लेवल को। और ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सराउंडेड है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट करती है यूज़र के साथ। तो यहाँ पे सारा का सारा सिनेरियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और दूसरा है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये डायग्राम देख करके आप ये समझ सकते हैं कि आज भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और आज भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो हार्डवेयर है वो पूरा का पूरा कवर्ड है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सराउंडेड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट कर रही है यूजर्स। इस डायग्राम से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर से। मतलब यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है। यूज़र हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। उसके बाद एक कन्वर्जन मैकेनिज्म का यूज़ करके उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट होता है हार्डवेयर पर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ यूज़र। मतलब यूज़र किसको समझता है? यूज़र हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, हार्डवेयर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो चलिए इस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म को अलग अलग समझते हैं। चलिए एक FAQ राउंड से समझते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये किस तरीके के सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल सिम्बॉल्स यूज़ करती है, जैसे कि इनपुट, शो, डिस्प्ले। सिम्बॉल्स यूज़ करती है जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके,
वहीं पर बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 और 1, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यूज़ करती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो नेचुरल सिंबल्स इजी टू अंडरस्टैंड हैं, जबकि बाइनरी लैंग्वेज में लिखे हुए टर्म्स को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम कितना होगा? क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल सिंबल्स यूज़ करती है तो उसको समझना सरल होता है, उसमें प्रोग्राम लिखना सरल होता है, तो इट विल टेक लेस टाइम। वहीं पे बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्योंकि सारे सिंबल्स 0 और 1 के सीक्वेंस में होते हैं, हर सीक्वेंस को सही तरीके से अरेंज करके लिखना होता है, इसलिए इसको लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज, इट टेक मच टाइम। बात करते हैं डिबगिंग की। डिबगिंग एक टर्म है जिसमें एरर्स को ढूंढा जाता है और उसको रिसॉल्व किया जाता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इसलिए उसकी कोई भी मिस्टेक को हम इजीली सर्च कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। मतलब डिबगिंग एंड करेक्शन टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू अदर। वहीं पे अगर हम बात करें बाइनरी लैंग्वेज की, तो क्योंकि इसके सीक्वेंस को पहले एनालाइज करना होता है, ठीक है। कैसा एनालिसिस? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, बाइनरी का। इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। शुरू के 3 डिजिट इंस्ट्रक्शन होंगे, बाद के 3 डिजिट मेमोरी एड्रेस नंबर 1, बाद के 3 डिजिट मेमोरी एड्रेस नंबर 2। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड 2 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तो मैं लिखूँगा 2 + 3, ठीक है। जबकि मैं बाइनरी में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो शुरू के 3 मेरे ऑपरेशन हुए, 1 0 0 मतलब ऐड, बाद के 3 मेमोरी ब्लॉक नंबर 1, बाद के 3 मेमोरी ब्लॉक नंबर 2। इस तरीके से मेरा एक इंस्ट्रक्शन सेट रेडी हो गया। तो इसी तरीके से हमको सारे इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, तो इसमें से एरर को रिमूव करना और उसको करेक्ट करना विल टेक मच टाइम एज कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं किसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। सबसे पहले लाइब्रेरी को समझ लेते हैं। लाइब्रेरी मतलब पहले से बने हुए प्रोग्राम सेट, पहले से अवेलेबल इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे कैमरा से QR स्कैन करना है और उसकी जो भी डिटेल है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो अगर ये काम करने के लिए मैं कैसे लिखूँगा? तो सबसे पहले मैं कैमरा से QR स्कैन करने का प्रोग्राम लिखूँगा, फिर उसके पैटर्न को समझने का प्रोग्राम लिखूँगा, फिर उस पैटर्न को मैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का प्रोग्राम लिखूँगा, और फिर मैं डेटा डिस्प्ले करने का प्रोग्राम लिखूँगा। ये 4 प्रोग्राम मैंने लिखा, ठीक है। इन चारों प्रोग्राम को मैंने क्या किया, एक फाइल में स्टोर करके रख दिया, ठीक है। इन फ्यूचर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बार बार ये काम नहीं करने वाला। इन फ्यूचर में क्या करूँगा, इस फाइल को उठाऊँगा, कैमरा डिवाइस को इससे लोकेट करूँगा और बस कैमरा स्कैन करेगा, ये फाइल उस पूरे डेटा को प्रोसेस करेगी और सिर्फ मुझे क्या दे देगी, उसका रिजल्ट दे देगी। तो दोनों अप्रोचेस पे अगर हम नज़र डालें तो पहला अप्रोच था कि मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम खुद से लिखना पड़ा। दूसरा अप्रोच था मेरे पास बनी हुई फाइल रखी थी और मैंने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो जो दूसरा अप्रोच है, ठीक है, ये है मॉड्यूलर ऐप। कई सारे प्रोग्राम्स को पहले से बना करके स्टोर करके रख लेते हैं, कई सारे प्रोग्राम के मॉड्यूल्स रेडी करके हम स्टोर करके रख लेते हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उन मॉड्यूल्स को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम बनाने का टाइम भी सेव करता है, ठीक है, और हमारे एग्जीक्यूशन को फास्ट भी करता है। तो अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, आप कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सबके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे प्रोग्राम मॉड्यूल बने हुए रखे हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वहीं पे अगर हम बात करें बाइनरी की, तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग थी, हार्डवेयर पे डिपेंड करती थी। तो जैसा हार्डवेयर होता था वैसे ही इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल होते थे, ठीक है। 8 बिट का हार्डवेयर होगा तो लगभग 64 इंस्ट्रक्शंस हमारे पास थे, हम सिर्फ 64 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। 32 बिट का हार्डवेयर हुआ, हमारे इंस्ट्रक्शंस और बड़े, लगभग 116 इंस्ट्रक्शंस तक हो गए। आज हम लोग 64 बिट 256 बिट्स प्रोसेसर की बात करते हैं। तो जब हमको 32 बिट या 8 बिट का प्रोग्राम लिखने में इतना टाइम लगता था, तो
तो सोचिए कि 64 बिट या 132 बिट के प्रोग्राम में हमको कितना टाइम लगेगा। तो मतलब कि इसकी जो लाइब्रेरी थी वो लिमिटेड थी, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूलर अप्रोच की। अप्रोच कौन सा यूज़ करता है? तो मॉड्यूलर अप्रोच तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि मॉड्यूलर अप्रोच क्या होगा। वहीं पे अगर हम बात करें बाइनरी लैंग्वेज की तो उसके पास कोई मॉड्यूल्स नहीं। ठीक है, आप एक लाइन से प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, लिखते जाते हैं और एक लाइन पे आप खत्म करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम का किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे पहले केस में मैंने आपको बताया फाइल बनी हुई रखी है, आप डायरेक्ट यूज़ कर लो। ये काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि प्रोग्राम जो था वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूलैरिटी की। मॉड्यूलैरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। जैसे हमने लाइब्रेरी में देखा मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में, एक्चुअल में उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मॉड्यूलैरिटी हमको अलाउ करता है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में मॉड्यूलर अप्रोच नहीं होता था। मतलब हम जो भी प्रोग्राम लिखते थे वो हमने स्टार्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट किया और एंड स्टेटमेंट पे ख़त्म किया। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसा होता है। ठीक है, वो स्टार्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और एंड पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल में असेंबली इज़ जस्ट लाइक सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मॉड्यूलर अप्रोच नहीं था। हम प्रोग्राम को पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे, हम प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते थे। ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का सिग्निफिकेंस था क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे QR स्कैन करने का प्रोग्राम बनाना है, तो देखिए मैंने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। सिर्फ जब मुझे कैमरा से QR स्कैन करने की ज़रूरत थी तो उस पर्टिकुलर भाग को मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल से कॉल कर लिया। तो मेरा प्रोग्राम 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। पहला मेरा एक्चुअल प्रोग्राम, दूसरा जो मॉड्यूलर अप्रोच था, दूसरा जो मॉड्यूल था जिससे मैं कैमरा के थ्रू QR स्कैन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक और पार्ट बना लिया जिसमें मैं कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। तो इस तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच क्या करता है, हमको एक ही प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके एक साथ पैरेलल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। ये पैरेलल डेवलपमेंट टर्म यहाँ पे है क्या? मान लीजिए मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में 3-4 प्रोग्रामर मिलके काम कर रहे हैं। तो मैंने एक पार्ट एक प्रोग्रामर को दे दिया, दूसरा पार्ट दूसरे प्रोग्रामर को, तीसरे प्रोग्रामर को, चौथे प्रोग्रामर को। इस तरीके से चारों एक साथ काम कर रहे हैं। जबकि अगर मॉड्यूलर अप्रोच नहीं होता तो मुझे ही पहला पार्ट बनाना होता, दूसरा पार्ट बनाना होता, तीसरा पार्ट बनाना होता, चौथा पार्ट बनाना होता, जो कि मेरे डेवलपमेंट टाइम को बढ़ा देता। क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग डेवलपर अपना काम अलग अलग कर रहे हैं और एट दी एंड में उन सारे पार्ट्स को मर्ज करके एक प्रोग्राम बना लूँगा, तो उसी ड्यूरेशन में, पहले जब मैं एक मॉड्यूल बनाता था उसी ड्यूरेशन में मैं 4 मॉड्यूल रेडी कर लूँगा। तो इस तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच हमको 2 एडवांटेजेस देता है। पहला एडवांटेज हमको देता है कि हम उसी प्रोग्राम को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। दूसरा एडवांटेज हमको ये देता है कि हम कम समय में ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ हमको एक हिडन एडवांटेज ये मिलता है कि जो वर्कलोड होता है एक प्रोग्रामर के ऊपर वो कम हो जाता है। और जब वर्कलोड एक प्रोग्रामर के ऊपर कम होता है तो प्रोग्रामर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने बैठे, अगर मैं आपको बोलूँगा कि पूरी बुक आएगी तो आप पूरी बुक को याद करने, पूरी बुक को कंप्लीट करने बैठ जाएंगे, तो उससे आपकी जो वर्क इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। मतलब हो सकता है कोई चैप्टर आप अच्छे से कर पाएँ, कोई चैप्टर आप अच्छे से ना कर पाएँ, लेकिन अगर उसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब एक ही चैप्टर आएगा, तो आपका फोकस अब पूरे बुक के बजाय सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर पर होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर अप्रोच का होता है। प्रोग्रामर का पूरा फोकस पूरे प्रोग्राम पर ना होकर के उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे होता है, तो प्रोग्रामर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर पाता है। तो ये वो तब कर सकता है जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूलर अप्रोच को सपोर्ट करे। यहाँ मॉड्यूलर अप्रोच 2 तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल वाला कहानी जो हमने लाइब्रेरी में पढ़ा, बाय यूजिंग दैट लाइब्रेरी मॉड्यूल। दूसरा बाय यूजिंग फंक्शंस। तो
तो जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर वो मॉड्यूलर अप्रोच सपोर्ट करती है तो वो फंक्शन, प्रोसीजर, इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट करती है, जो हमको हमारे पूरे प्रोग्राम को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच हमारे प्रोग्राम के डेवलपमेंट टाइम को कम करता है। मॉड्यूलर अप्रोच हमारे प्रोग्राम की इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। मॉड्यूलर अप्रोच से ही डिबगिंग टाइम भी हमारा कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? जैसे अभी मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया कि पूरी बुक पढ़ने में हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में टाइम, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो पूरे प्रोग्राम में एरर ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एरर ढूंढता हूँ, पार्ट बाय पार्ट अगर मैं एरर ढूंढता हूँ, तो वो सरल है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग ही डिबगिंग स्किल है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि मॉड्यूलर अप्रोच में डिबगिंग कैसे की जाती है। तो इस तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच हमारे काम को सरल कर देता है। तो फिर एक हमारे पास में क्वेश्चन आता है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या है? तो अगर हम बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो दे आर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनपुट डिवाइस कहाँ कनेक्ट हुआ है, आउटपुट डिवाइस कहाँ कनेक्ट हुआ है, इनपुट कितने बिट का देगा, आउटपुट कितने बिट का होगा, प्रोसेसर कितने बिट का लगा हुआ है, वो डेटा को किस स्पीड से प्रोसेस करेगा। इन सब चीज़ों की जानकारी रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं आपको एक अलग ही वीडियो बना करके दूंगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं बाइनरी की, तो इसमें हर चीज़ पहले से फिक्स थी। इनपुट किससे जुड़ा हुआ है, कौन से मेमोरी ब्लॉक से जुड़ा है, आउटपुट कौन से मेमोरी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोसेसर कहाँ से डेटा रीड करता है, प्रोसेसर कितने बिट का डेटा है। मतलब आप जो प्रोग्राम बनाएंगे वो उस मशीन के लिए स्पेसिफिक होता था। सिर्फ उसी कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर की मशीन पर रन हो सकता था। अगर आपका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था। तो बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर बेस्ड डेवलपमेंट की, तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स होते हैं उनको हार्डवेयर के आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि अभी हम क्लियर किए, सारा का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसमें प्रोग्रामर को हार्डवेयर का नॉलेज नहीं भी होगा तो भी वो प्रोग्रामिंग कर सकता था। लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर का नॉलेज रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक आपको हार्डवेयर के बारे में पता नहीं होगा, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मालूम होगा, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है नहीं मालूम होगा, कैसे जा रहा है नहीं मालूम होगा, तो आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। मतलब प्रोग्रामर को प्रोग्रामर के साथ साथ हार्डवेयर का भी नॉलेज रखना होता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें रीयूजेबिलिटी की, तो क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलर अप्रोच था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वी कैन रीयूज आवर प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कैमरा का हमने एक मॉड्यूल बना दिया, मैं उसको अपने यहाँ पे रीयूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी पुराने प्रोग्राम को उठाया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और नया प्रोग्राम मैंने आपको बनाकर दे दिया। ठीक है, जबकि बाइनरी के केस में, जबकि मशीन लैंग्वेज के केस में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के केस में ये पॉसिबल नहीं था, नो कोड रीयूजेबिलिटी, क्योंकि हार्डवेयर डिपेंडेंसी थी। कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्जन एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कैसे समझती है। ठीक है, तो क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ होते थे और जो हार्डवेयर है वो इन टर्म्स को नहीं समझ सकता, इसलिए कन्वर्जन मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जो हार्डवेयर जो हमारे सोर्स प्रोग्राम को, जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 0 and 1। ठीक है, वहीं पे अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो तो ऑलरेडी 0 and 1 में लिखी हुई है, तो किसी भी कन्वर्जन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने जो प्रोग्राम लिखा वो डायरेक्ट मशीन में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन स्पीड की, तो क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्जन रिक्वायर्ड था, तो ये जो कन्वर्जन होता है ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। इसलिए हम बोल सकते हैं
कि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी सी स्लो है। वहीं पे बात करते हैं अगर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो क्योंकि ये डायरेक्ट 0 और 1 में लिखी है, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। लेकिन अगर आप दोनों को मॉनिटर करने जाएंगे तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये डिफरेंस मिली सेकेंड्स में होता है, एकदम माइनर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और काम हो गया। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं, तो C++, जावा, .NET, पाइथन इटसेल्फ आर दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं पे अगर हम बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज इज दी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको इस FAQ से ये कुछ टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। थैंक यू।